नाजरीन, आपका एक बार फिर खैर मकदम है एशिया टाइम स्पेशल में प्रमोद पावा जी के साथ। आज हम डिस्कशन करेंगे नेपाल के ऊपर, आज हम डिस्कशन करेंगे चाइना के ऊपर और ईरान चारबाहा प्रोजेक्ट के बारे में भी उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए हम चलते हैं सीधे डॉक्टर प्रमोद पावा जी की। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमसे जुड़ने के लिए। और हम एक बार फिर आपके चाहते हैं कि जो आपके ख्यालात हैं हमारे नाजरीन को बताएं, क्योंकि आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो एक तो यह है कि जो ईरान के बारे में कहा जा रहा था कि चाबहार बंदरगाह से हिंदुस्तान को अलग किया गया है, फिर ईरान का एक आता है कि नहीं, हमने सरकारी तौर पर इंडिया से कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। और ये न्यूज़ कहाँ से और कैसे हुई, और शायद हिंदू में जिस तरह से ये न्यूज़ आई थी कि हिंदुस्तान को अलग किया गया, उसके बारे में मैं चाहूँगा क्लैरिफिकेशन। दूसरा मुद्दा ये है कि जो अभी हमारे हिंदुस्तान में ही बनारस में एक इंसिडेंट हुआ है, एक नेपाली शख्स को पकड़ा गया, उसके बाद उसको गंजा किया गया, उसके बाल काटे गए, लेकिन बाद में पुलिस रिपोर्ट ये कहती है कि उसको 1000 रुपये दिए गए थे। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो नेपाल के और हमारे ताल्लुकात हैं, क्या हम आज इस पोजीशन पे पहुँच गए हैं कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान में हुआ करती थी, अब नेपालियों की भी हुआ करेगी? तो पहला सवाल हमारा ये है आपसे कि ईरान के बारे में जो हमारा आजकल न्यूज़ में है कि हिंदुस्तान को बाहर किया गया, वो क्या वजह थी और एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं वो? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उसमें कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी का पराया नहीं होता, न परमानेंट दोस्ती होती है, न परमानेंट दुश्मनी होती है। ईरान के साथ ईरान किसी जमाने में रजा शाह पहलवी के जमाने में अमेरिका का पुलिसमैन था। उसके बाद वहाँ इस्लामिक क्रांति हुई 40 साल पहले, और उस क्रांति का नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने अमेरिका को बिल्कुल बाहर कर दिया। उसके पीछे दो रीजन थे। एक तो ईरान का हमेशा से सऊदी अरब और इजराइल से तनाज़ा रहा है, और ईरान बहुत पुरानी सिविलाइजेशन रही है, और उन लोगों को अपनी सिविलाइजेशन और अपने नेशनलिज्म पर बड़ा गुमान है, और वो गर्व करने लायक भी है, क्योंकि काफ़ी पुराने रहे हैं और बड़े दूर तक रहे हैं। उनके भारत के और पाकिस्तान के साथ बहुत पुराने संबंध भी रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ कह लें तो जब मनमोहन सिंह साहब के टाइम में पाबंदी लगाई थी ईरान के ऊपर, क्योंकि पश्चिमी जगत को, खासकर अमेरिका को ये दहशत थी कि ईरान परमाणु संयंत्र बनाकर न्यूक्लियर पावर बनने वाला है, तो उसमें हमने ईरान से खरीदारी और ईरान से कारोबार बंद नहीं किया था, चालू रखा था। लेकिन इस सरकार ने अमेरिकी दबाव में या किसी भी वजह से, या इनकी अपनी नीतियां ऐसी रही हों, इन्होंने ईरान को उस हालात में अकेला छोड़ दिया जब उसको बहुत सहारे की ज़रूरत थी। नेचुरली ऐसे में उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होनी थी, बाकी सब दिक्कतें भी आदमी सामने आती ही हैं, और हालत ये हो गई थी कि वहाँ 1 से 1.5 लाख दिरहम का उनका जो करेंसी है $1 हो गया था। यानी अगर हम 2-4 हज़ार डॉलर जेब में लेके जाते थे तो हमको बोरे भर के वहाँ के करेंसी मिला करती थी। तो इस कंडीशन में सबसे बेहतर चांस लिया चीन ने। चीन के पास पैसा बहुत था, डॉलर्स काफ़ी थे, और चीन ने उसको 25 साल में $400 अरब का इन्वेस्टमेंट का एक समझौता कर लिया। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि इसमें ईरान को फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है कि इसमें ईरान को तो फ़ायदा होगा ही, ईरान से भी ज़्यादा फ़ायदा इसमें चीन को हुआ होगा, क्योंकि चीन 25 साल तक ईरान से बहुत सस्ती कीमत पर तेल खरीदेगा। वो एक तरीके से उसको बाउंडेशन होगी, उसने आने वाले 25 साल के लिए तेल के रेट कितने भी बढ़ जाएं, उसकी अपनी उसको आधे और डिस्काउंटेड कॉस्ट पर ही मिलता रहेगा। ईरान को ये हो गया कि जहां वो आइसोलेट हो गया था, पूरी दुनिया से अलग हो गया था, आज वो फिर दुनिया के साथ खड़ा होने लायक हो गया। कल को डॉलर महंगा हो सस्ता हो उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, तेल बेचने के लिए उसके पास चीन है, और खाना चावल और बाकी सामान खरीदने के लिए बहुत सी कंट्री हैं। खासकर जब से चीन ने जुबूती में अपना अड्डा बनाया है अफ्रीका के कॉर्नर पर, तो तब से उनकी
फूड की और खाने की समस्या भी थोड़ी सी कम हो गई है। ईरान का जो हमें एक्सपोर्ट था या जो हम ईरान को एक्सपोर्ट करते थे वो भी अल्टीमेटली जीरो हो गया है। दूसरी आपने बात कही कि ईरान गवर्नमेंट ये कहती है कि उनका भारत के साथ कोई समझौता नहीं था। बेशक उनका भारत सरकार के साथ कोई समझौता नहीं था, लेकिन हमारी जो रेलवे की कंपनी है एयरकान, उसके साथ उनका समझौता था, जो हमने चाहबार बंदरगाह से लेकर और जाहेदान तक 650 किलोमीटर की रेल लाइन बना के देनी थी। उसके लिए हमने मैक्सिमम काम भी किया था, पेपर वर्क भी हमारा पूरा था, लेकिन हम नहीं समय से कर सके या हमने जानबूझकर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, जबकि 2016 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से ये समझौता हुआ था। तो ये हमारी गलती है, इसमें हम ईरान की गलती क्या बता सकते हैं। और जब एक बार आप किसी से संबंध तोड़ना शुरू करते हैं तो रिश्ते भी टूटते हैं और होली दिवाली और ईद पर आना जाना भी खत्म हो जाता है। उसी के बढ़ावे में आप समझ सकते हैं कि उन्होंने हमारे ओएनजीसी को भी, जो वहाँ पर तेल और गैस की खुदाई का काम था, वो भी ख़त्म कर दिया है। तो अब इसको आप और आपके दर्शक खुद डिसाइड करेंगे कि हम आइसोलेट हुए हैं या हमने आइसोलेट किया है। बहरहाल हमारे लिए ये आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक है, और उससे भी बड़ा नुकसानदायक हमारे लिए सामरिक दृष्टि से है, क्योंकि ईरान के भरोसे और ईरान की सहायता से हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक में दखल रखते थे, या दखल नहीं रखते तो उनके ऊपर एक दबाव रहता था कि अगर वो युद्ध को बढ़ाएंगे तो हम पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा से अफगानिस्तान और ईरान से भी उसको परेशानी में डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पाकिस्तान, चूंकि चीन के संबंध अच्छे हुए हैं तो पाकिस्तान के अपने आप संबंध हो गए, अच्छे हो गए हैं। पाकिस्तान कम या ज्यादा चीन की कॉलोनी ही है, और एक बार पाकिस्तान की अपनी पश्चिमी सीमाएं अगर सिक्योर हो गई हैं तो उसके बाद सिर्फ लड़ाई के लिए फिर भारत रह जाता है, सुरक्षा के लिए सिर्फ भारत रह जाता है। ये हमारी सामरिक नुकसान है। अच्छा सर, इसको अगर हम, जो हिंदुस्तान ने चाइना के ऊपर जो बात चल रही है कि चाइना रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट छीना है, उसके बाद टिकटॉक पर भी बैन लगाया गया जिस तरह एप्लीकेशंस पर, क्या उससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता ईरान के जो हमारे ताल्लुकात हैं, क्योंकि ये एक ब्लॉक है, चाइना, ईरान, रशिया वगैरह। नहीं, अभी तक तो ईरान इस ब्लॉक में नहीं था। ईरान का चाइना के साथ कोई बहुत लंबा चौड़ा ऐसा ट्रेड नहीं था, बल्कि आप समझें कि पाकिस्तान तो ये भी आरोप लगाता है कि कुलभूषण जाधव को वहां प्लांट करने में, बीएलए को सपोर्ट करने में, या बलूचिस्तान में जो उनकी इंसर्जेंसी है, उन लोगों के ऐसे इल्जाम आते हैं हमारे ऊपर कि हम ईरान के थ्रू ही करते थे, क्योंकि बलूचिस्तान का आधा हिस्सा ईरान में है, बलोच कम्युनिटी का, और आधी कम्युनिटी कलात पाकिस्तान में है। और वैसे भी उनकी सीमाएं इतनी खुली हैं कि वहाँ आसानी से आदमी आ जा सकता है और आता जाता रहता है। यानी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर तेल की तस्करी होती है। बहुत बड़े बड़े इनके पेट्रोल पंप लगे हुए हैं ईरान के, जहाँ से वो ईरान पाकिस्तानी टैंकरों में पाइप से डीजल और पेट्रोल भर देते हैं, और वो आके ऑल ओवर पाकिस्तान में बिकता है। इवन लोग तो ये भी कहते हैं कि वो बाई रोड चाइना तक जाता है, तो कराकोरम वाला और जिंगयान हमारा जो इनका चाइना का रास्ता है जिस पर सी पैक बन रहा है, वो खुला हुआ है और बहुत दूर भी नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए नुकसान ही है, वरना हम गैस भी पाइपलाइन के जरिए लाने वाले थे, हम वहाँ से ऑयल भी लाने वाले थे, और ईरान का तेल हमें कंपैरेटिवली अरब और अमेरिका के तेल के सस्ता पड़ता था। अगर हम अमेरिका से तेल खरीदते हैं तो $4 पर बैरल तो हमें भाड़ा लग जाता है। जी, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें सर, अगर दूसरी तरफ देखें हम, कि जो आज ही न्यूज़ आई है, शायद कल मैंने सुबह न्यूज़पेपर में देखा कि इंडिया अपना क्रूड ऑयल अमेरिका भेजने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया है। क्या ये इतनी उत्साह वाली बात है कि हम अपना सामान किसी और के यहाँ रखेंगे एज ए बैंक, और शायद उसका पे भी करेंगे हम,
तो उसको प्रॉपर डिस्कशन में आना चाहिए वो बात। नाजरीन, इस शो को हम यहीं रोकते हैं क्योंकि टाइम के कुछ लिमिटेशंस हैं। बाकी का प्रोग्राम आप अगले शो में देख सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।